नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज अपने अध्ययन का जो टॉपिक रहेगा वो पिछली क्लासों में मैंने भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य, विशेषताएं, क्या उनकी अच्छाइयाँ रही, क्या उनमें बुराइयाँ रही, इनके बारे में आपको बताया था। उसी को ही आगे लेते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत की पड़ोसी देशों के साथ संबंध, यानी भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। क्लियर? इनमें भी मोस्टली पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस, इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह आपके सिलेबस में आया है। ये भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इसमें यह पहला चैप्टर है, पाठ प्रथम। क्लियर बच्चों? अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि भारत के जो पड़ोसी देश है तो वो कभी नहीं बदलेंगे। वो पड़ोस में है तो वो हमेशा पड़ोस में ही रहेंगे। अच्छा है तो है, बुरा है तो है, वही बात है। अतः अब विस्तृत रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे। भारत के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसियों के साथ बिगड़े तेवर सुधारने की है। चीन संबंधों के सामान्यकरण का दारोमदार सीमा विवाद के हल पर अधिक निर्भर है। पाकिस्तानी पर परमाणविक कार्यक्रम चिंता का मामला है। इसे विडंबना ही समझा जा सकता है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के पारस्परिक संबंध भारत बांग्लादेश संबंधों की अपेक्षा मधुर है। यानी एक इस छोर से है, एक पश्चिमी छोर पे है, एक पूर्वी छोर पे है। दोनों के संबंध मधुर है, किंतु बीच में भारत है, उनसे संबंध मधुर नहीं है, मधुर है। भारत बांग्लादेश सीमा पर छोटी मोटी झड़पें पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय तक होती रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर, भारत चीन सीमा पर, भारत पाकिस्तान सीमा पर अक्सर ये झगड़े होते रहते हैं। श्रीलंका के तेवर चढ़े हुए हैं और हर बार रियायत देने के बावजूद नेपाल की ओर से भी भारत को आक्रामक राजनीति बर्दाश्त करनी पड़ती है। यानी नेपाल भी भारत के साथ हमेशा इस तरह की हरकतें करता रहता है। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सीमाओं पर होने वाले सुरक्षा संबंधित खतरे अनियंत्रित हो रहे हैं। भारत एक कठिन पड़ोस में रह रहा है। आतंकवाद का भय, हथियारों की होड़, नशीली दवाएं, परमाणु प्रौद्योगिकी का विस्तार खतरे उत्पन्न किए हैं, जिस पर सतत ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर? 14 फरवरी 2005 में को पहली बार भारत ने अपनी पड़ोस नीति की घोषणा करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों की सरकारों के साथ कामकाजी संबंध बनाकर रखेगा, लेकिन साथ ही उन देशों के पल में रही लोकतांत्रिक आशंकाओं को भी प्रोत्साहित करेगा। कुछ देशों के बड़े आकार से डरते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है। हमारे पड़ोसी देश इसका लाभ उठा सकते हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यवहारिक संबंध बनाना चाहता है। हमारी विदेश नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर पड़ोस सुनिश्चित करना है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों का विकास कर रहा है। भारत ने हमेशा से पड़ोसी की विचारधारा को ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया है जिसका क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक समानताओं की मध्य दूरी के इर्द गिर्द निरंतर घूमता रहता है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट 2010 में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत पाकिस्तान संबंध। यानी भारत पाक संबंध किस प्रकार के रहे हैं, इसकी विस्तृत परिचर्चा जारी रखेंगे। भारत पाक संबंध बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ ही एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप
इस क्षेत्र में शांति शब्द का लोप हो गया। यानी जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से हटी तो यहाँ पर अशांति उत्पन्न हुई और एक नवीन अशांति हुई। शांति प्रकार का शब्द ही यहाँ से हट गया। यह संघर्ष दो पड़ोसी देशों का संघर्ष है, जिसे भारत पाक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो निरंतर संघर्ष करता रहता है भारत के विरुद्ध, वो भी अनैतिक। भारत पाक संघर्ष की प्रकृति को सही रूप से समझने के लिए भारत विभाजन निहित तथ्यों का वास्तुनिष्ठ अध्ययन अपरिहार्य है। विभाजन की घटना ने दो समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास, वैमनस्य और क्रूरतम ढंग से उजागर को और अधिक उजागर किया। विभाजन के बाद सभी समस्याओं के स्वतः ही सुलझ जाने का सपना देखने वाले ने जब वास्तविकता पर नजर दौड़ाई तो उन्हें घोर निराशा हुई। पाकिस्तान के जन्म से समस्या सुलझने की अपेक्षा और अधिक उलझ गई और इस महाद्वीप में नए संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जो अपनी प्रकृति से कहीं अधिक गहरा और पेचीदा था। कुलदीप नैयर के अनुसार विभाजन के लिए आप किसी को भी दोषी ठहराएं, वास्तविकता यह है कि इस पागलपन ने दो समुदायों और दो देशों के बीच दो पीढ़ियों से भी अधिक समय तक के लिए संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न कर दी। दोनों देशों ने हर विषय, हर कदम पर जाति भेद को बढ़ता गया और छोटी छोटी बातों ने बड़े बड़े विवाद का रूप धारण कर लिया। यानी इन दोनों देशों के मध्य छोटी छोटी बातों ने बड़े विवाद का रूप धारण कर लिया। माइकल ब्रेस्टर ने ठीक लिखा है, भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं। यानी जो विदेशी जो लेखक है उसने भी ये साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत और पाक हमेशा अघोषित संघर्ष की ओर स्थिति में रहते हैं। यानी इनके मध्य कब लड़ाई हो जाए किसी को नहीं पता। भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं, यानी इन दोनों के मध्य क्या समस्याएं हैं। पहली, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, यानी पहली है दोनों के मध्य विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। दूसरा है भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, यानी जिहाद से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। जिहाद से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तीसरा है पाकिस्तान की सीटों सेंटों की सदस्यता और भारत की किलेबंदी करना। सीटों सेंटों की पाक सदस्यता, जिससे भारत की घेराबंदी करना। यानी विश्व में जब 1947 में दोनों देश आज़ाद हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। उसके बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध के प्रारंभ में सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के शत्रु हो गए। तो उस समय पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों का समर्थन किया और भारत को घेरने की नीति अपनाई। उससे भी समस्याएं खड़ी हो गई। ये भारत और पाकिस्तान को प्रभावित करने वाली तीन समस्याएं प्रमुख है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। जो पहली है, क्लियर, यानी विभाजन से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई उसका अध्ययन करेंगे, बाकी दो का और इसके साथ अध्ययन करेंगे। भारतीय नेताओं को आशा थी कि देश के विभाजन के बाद शांति और आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा। यानी भारतीय जो नेता थे उनको आशा थी कि 1947 में जब देश आज़ाद होगा और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा तो दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और शांति बनाएंगे। दोनों देश शांति, सद्भावना और सहयोग के वातावरण में आर्थिक विकास के लंबे और कठिन कार्य में जुट जाएंगे। यानी दोनों देश आर्थिक रूप से विकास और इसके लंबे समय के लिए इसमें जुट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जन्म के साथ ही कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिनके कारण प्रारंभ से ही दोनों देशों के मध्य संबंध कटु हो गए। यानी पाकिस्तान के उद्भव के साथ ही कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिससे आज तक दोनों देशों के संबंध कटु ही रहे हैं। जिनमें समस्याएं थी हैदराबाद विवाद, यानी कौन सी थी विभाजन से? हैदराबाद विवाद, जूनागढ़ विवाद,
कश्मीर विवाद, शरणार्थी विवाद, जल बंटवारा, ऋण विवाद, आदि प्रमुख है। यानी जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो दोनों देशों के मध्य विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में ये समस्याएं खुद खड़ी हुई, जिनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। यानी भारत पाक जो संबंध है जो स्थायी होने चाहिए, किंतु उनमें 3 प्रकार की जो इनको प्रभावित करने वाली समस्याएं हैं। उनमें पहले थी विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या, यानी ये आप देखेंगे ये पाकिस्तान पड़ोस में और ये इंडिया। क्लियर। अब इन दोनों के मध्य जब ये बंटवारा हो गया था तो इन दोनों के मध्य समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हुई। एक तो हैदराबाद, एक जूनागढ़, कश्मीर, फिर शरणार्थी इधर के इधर आए, इधर के इधर आए, वो फिर जल बंटवारा, बहुत सी नदियाँ भारत से पाकिस्तान में जाती थी, जल बंटवारा, नहर विवाद, फिर ऋण विवाद, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या अन्य देशों का जो ऋण था भारत पर उसका विवाद। ये विवाद प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए, जिनमें हम बात करेंगे पहले हैदराबाद विवाद। हैदराबाद भौगोलिक दृष्टि से भारत के अंतर्गत ही मिल सकता था, यानी भौगोलिक दृष्टि देखो इसकी, ये भारत के इस जगह, और ये पाकिस्तान में कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। ये भौगोलिक दृष्टि से भारत में ही मिल सकता था। रियासत के निज़ाम के रवैये बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चयात्मक थे, यानी यहाँ का जो हैदराबाद का निज़ाम था वह न तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था न भारत में मिलना चाहता था, वह अपनी एक स्वतंत्र सत्ता कायम रखना चाहता था। यहाँ का जो निज़ाम था वो मुस्लिम था और जनसंख्या हिंदू थी, अनिश्चयात्मक था। पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि मुसीबत के समय वह उसके साथ है। हैदराबाद का निज़ाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न संजोए था, किंतु भ्रम बनाए रखने के लिए वह भारत के साथ विलय की बातचीत भी कर रहा था, यानी पाकिस्तान भी ठीक है, भारत भी ठीक है। निज़ाम का मूल लक्ष्य दक्षिणी भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना था। पाकिस्तान के सहयोग और निज़ाम के आशीर्वाद से रजाकारों ने मारकाट लूटमार हत्याओं के माध्यम से भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी, स्थिति को और भयावह कर दिया, यानी इस समय मारकाट लूटमार आदि उन्होंने कर दी और वह दक्षिण में मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था, कर दी। परिणाम स्वरूप भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। निजाम 50 लाख का प्रीवियर्स के रूप में देना तय हुआ, यानी निजाम को प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए प्रीवियर्स दे दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इस प्रश्न को 3 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, किंतु अमेरिका के सिवाय उसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं ली, यानी पाकिस्तान बार बार हैदराबाद को भारत में विलय को यूएनओ में उठाया 3 बार, किंतु किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि ये उनका आंतरिक मसला था। अगला जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी जिसका शासक मुस्लिम था। उसने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी, यानी यह यहाँ था और पाकिस्तान में मिलना चाहता था। पाकिस्तान ने इस सम्मेलन को स्वीकार कर लिया, यानी पाकिस्तान ने इस चीज़ को स्वीकार भी कर लिया। जबकि यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी, यानी जनसंख्या हिंदू थी, वो कैसे मिलेगा, जनसंख्या हिंदू थी। रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान भागने के लिए बाध्य कर दिया, यहाँ की जो जनसंख्या थी उसने नवाब को भागने के लिए विवश कर दिया। 1947 में मुस्लिम दीवान को बाध्य होकर भारत में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के मसले को लेकर भारत विरोधी प्रचार किया, यानी यहाँ भी पाकिस्तान ने भारत विरोधी प्रचार किया, किंतु सफलता नहीं मिली। अगला
कश्मीरी समस्या। कश्मीर की समस्या दोनों देशों के मध्य बीच एक ज्वालामुखी की तरह है जो समय समय पर लावा उगलती रहती है। यानी ये कश्मीर का मसला होकर बार बार लड़ाइयाँ युद्ध होते रहते हैं। 2-3 बार तो हो गए और कारगिल का हो गया, भारत पाक संघर्ष हो गया, किंतु पाकिस्तान है कि जो मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। अलाप माइकल के शब्दों में कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि पानी की समस्या नहीं है, यह लोगों की प्रतिष्ठा की समस्या है। यानी यह भूमि और पानी की समस्या नहीं है, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या है। स्वतंत्रता के बाद जहां भारत और पाकिस्तान 2 नए राज्य बने, देशी रियासतों एक प्रकार से स्वतंत्र हो गई। यानी भारत पाकिस्तान जब 2 राज्य बने तो अंग्रेजों की जो नीति थी बांटो और राज करो, तो उन्होंने भारत की जो रियासतें हैं सबको आज़ादी दे दी। तो बहुत सी देशी रियासतें थी वो स्वतंत्र हो गई। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि देशी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। अंग्रेजों की चाल थी, शक्ति थी। अधिकांश रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में मिल गई, उनकी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। भारत के हैदराबाद, जूनागढ़ ने थोड़ी सी आवश्यक समस्याएं उत्पन्न की जो आपको बताया, परंतु शीघ्र ही हल कर ली गई। कश्मीर की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की थी। भारत के उत्तर पश्चिम पर स्थित यह राज्य भारत अथवा पाकिस्तान दोनों को जोड़ता था। यानी ये दोनों के मध्य था, दोनों को जोड़ता था। यहाँ की जनसंख्या बहुसंख्यक भाग में मुस्लिम धर्मी था, किंतु यहाँ का आनुवंशिक राजा हिंदू रहा। 1947 में कश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय में तात्कालिक निर्णय नहीं लिया। यानी कश्मीर ने अपने जो तात्कालिक विलय के लिए किसी में सम्मिलित होने का निर्णय नहीं लिया। न भारत में मिलना चाहता था, न पाकिस्तान में मिलना चाहता था वहाँ का शासक हरि सिंह। विषय में तात्कालिक निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान ने अपने साथ मिलाना चाहता था, किंतु पाकिस्तान तो उसे अपने साथ मिलाना चाहता था। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमांत के कबालियों ने एवं अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। यानी 1947 में कबालियों और पाकिस्तान के लोगों ने उस पर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सेना भी सीमा पर जमाव कर दी, यानी उनकी सेनाओं को सीमा पर भेज दी। 4 दिन के भीतर हमलावरों ने श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक पहुंच गए। यानी जम्मू कश्मीर से अब 25 मील दूर है, बारामूला तक पहुंच गए। 26 अक्टूबर को कश्मीर के शासक आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत से सैनिक सहायता मांगी। यानी भारत से सैनिक सहायता मांगी। साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना की। यानी कश्मीर को भारत में मिलाने की भी बात कर दी और भारत से सैनिक सहायता मांगी। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेज दी गई। युद्ध समाप्ति और जन्म संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग बना लिया गया। भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के निर्णय के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने की नीति के कारण दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया। प्रारंभ में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार की प्रार्थनाओं की कि कबीलाइयों का मार्ग बंद कर दे, परंतु जब इस बात का प्रमाण मिलने लगे कि पाकिस्तान सरकार स्वयं इनकी सहायता कर रही है, तो 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में ये शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कबीलाई भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय अवैधानिक है और सुरक्षा परिषद की इस समस्या का समाधान करने के लिए 5 राष्ट्र चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम को सदस्य नियुक्त कर मौके की स्थिति की अवलोकन करने के लिए समझौता करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग की नियुक्ति की। यानी दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 देशों की एक संघ बनाकर, जूरी बनाकर भारत की और पाकिस्तान की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेज दिया। संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्य। संयुक्त राष्ट्र के आयोग ने तुरंत अपना कार्य प्रारंभ किया, मौके पर स्थिति का अध्ययन किया। 13 मार्च 1948 को दोनों पक्षों के मध्य युद्ध बंद करने का समझौता करने का निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए। यानी दोनों का युद्ध बंद कर देना चाहिए और जिनके आधार बताए। पाकिस्तान अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाने तथा कबालाइयों को सामान्य रूप से कश्मीर में न रहने वाले विदेशियों को भी वहां से हटाने का प्रयत्न करें। यानी कश्मीर को ये कहा आप अपनी सेना हटाइए और कबाली जो यहाँ नहीं रहते कबालाई उनको भी हटाइए। दूसरा, सेनाओं द्वारा खाली किए गए प्रदेश की शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी आयोग के निरीक्षण में करें। यानी जहाँ से सेना हटा दी गई है वहाँ पर अब
जो स्थानीय अधिकारी है उसकी सहायता से निरीक्षण करे। तीसरा, जब आयोग भारत को पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना दे तो भारत भी समझौते के अनुसार अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहाँ से हटा दे, यानी भारत भी अपनी सेनाएं हटा दे। अंतिम समझौता होने तक भारत सरकार युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेनाएं रखे जितनी इस प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए वांछनीय है। यानी जब तक स्थानीय शासन स्थापित न हो जाए, जब तक भारत उतनी ही सेना रखे जो उनके लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत के आधार पर दोनों पक्ष एक लंबी वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 में युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। कश्मीर का विलय का अंतिम फैसला जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाना था। जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक एडमिरल चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्होंने जनमत संग्रह के संबंध में दोनों पक्षों से बातचीत की, किंतु उसका परिणाम नहीं निकला। अंत में उन्होंने अपने पक्ष से त्यागपत्र दे दिया। युद्ध विराम रेखा निर्धारित हो जाने पर पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर का 32,000 वर्ग मील क्षेत्र पर रह गया, जिसकी जनसंख्या 7 लाख थी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहा। युद्ध विराम रेखा इस पार भारत के अधिकार में 53,000 वर्ग मील क्षेत्र था, जिसकी जनसंख्या 33 लाख थी। नेहरू जनमत संग्रह के लिए तैयार थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह शर्त लगा दी कि पाकिस्तान द्वारा हस्तगत क्षेत्र से अब तक पाकिस्तानी सेनाएं काबालिया पूर्णतः हट जाएंगे, तभी जनमत संग्रह होगा। यानी जब जनमत संग्रह तब होगा जब ये पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं वो हिस्सा पहले खाली करे। पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर से सेना हटा ले, किंतु वहाँ से वह तैयार नहीं हुआ सेना हटाने के लिए। बिना सेना हटाए जनमत संग्रह नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने अमेरिका से 1954 में सैनिक संधि कर ली। 1955 में बगदाद पैक्ट सेंटो को भी सदस्य हो गया, यानी अमेरिकी जो गुट बना था उसका भी सदस्य हो गया। उसने कुछ अड्डे अमेरिका को दे दिए, यानी अपने देश में अमेरिका को आने की अनुमति दे दी और सैनिक अड्डे दे दिए। इससे भारत को खतरा उत्पन्न हुआ। भारत का मत था कि पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। अतः परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कश्मीर नीति में परिवर्तन किया। उन्होंने निश्चय किया कि कश्मीर में जनमत संग्रह करना संभव नहीं है। इस समय सोवियत संघ का कश्मीर के प्रश्न पर भारत को समर्थन मिल गया है, जिससे भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। उसको भी अंतर्राष्ट्रीय जगत तथा सुरक्षा परिधि में एक शक्तिशाली मित्र हो गया। 1950 में नेहरू ने पाकिस्तान से युद्ध वर्जन संधि नो वॉर पैक्ट करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया। 1954 में कश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में करने की पुष्टि कर दी, यानी भारत में मिलने की उन्होंने पुष्टि कर दी। भारत सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन 14 मई 1954 में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। 26 दिसंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही भारत जम्मू कश्मीर का संघ का एक अभिन्न अंग हो गया। भारत और पाकिस्तान बार बार कश्मीर का प्रश्न उठता रहा है। 1957 में सुरक्षा परिषद ने इस प्रश्न को उठाया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत संग्रह कराया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात सेना वहाँ भेजी जाए। भारत ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। भारत के समर्थन में सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव पर अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग किया। भारतीय प्रतिनिधि कृष्ण मेमन ने 7 घंटे 48 मिनट तक लंबे ऐतिहासिक भाषण में कहा, मूल प्रश्न यह नहीं है कि कश्मीर के संविधान लागू हो या ना हो, मूल समस्या यह है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाएं अभी तक क्यों नहीं निकली। यानी मेन संबंध यह है कि जनमत संग्रह हो ना हो, पहले ये बताइए कि ये जो सेना है पाकिस्तान की वो आज़ाद कश्मीर से क्यों नहीं निकली। 1962 में सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान ने कश्मीर के आत्मनिर्णय की मांग को दोहराया। इस प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वीटो कर समाप्त कर दिया, यानी वीटो का जो भारत का मित्र था जो सोवियत संघ, उसने वीटो करके इसको समाप्त कर दिया। जब जब मौका मिलता पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्न को उठाता रहता है। मार्च 1983 में कश्मीर में नई दिल्ली में आयोजित 7वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के जनरल जिया ने कश्मीर को एक विवादात्मक मुद्दा बताया और सितंबर 92 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जकार्ता में पूर्ण अधिवेशन में पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दा फिर से उठाया। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने, उसे सांप्रदायिक रंग देने का अपना अभियान जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने 50वें अधिवेशन में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति एक प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया और उसने समर्थन में जुटाने के लिए एक सक्रिय आंदोलन छेड़ा, लेकिन बाद में सभी मित्रों के कहने पर अपना यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 49 अधिवेशन में पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखने के लिए एक प्रथम प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। वस्तुतः भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का तनाव का मुख्य कारण
भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर तनाव का मुख्य कारण है वह कश्मीर को अब तक एक सदस्य मानता है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के अनुसार हमारी भावनाएं अब कश्मीर भी के बारे में वैसी ही है जैसे पहले थी, किंतु एक बात याद रखनी चाहिए कि 1972 में शिमला सम्मेलन के दौरान कश्मीर देना स्वीकार नहीं किया गया था। भारत का मत है कि पाकिस्तान कश्मीर तथा अन्य कोई द्विपक्षीय मुद्दों संयुक्त राष्ट्र संघ से मंच से नहीं उठा सकता, लेकिन पाकिस्तान के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1965 भारत पाक युद्ध यानी कश्मीर को लेकर जो समस्याएं हैं विभाजन से वो चली आ रही है, दोनों के मध्य बार बार ये प्रश्न उठता है कि इसकी समस्याओं का समाधान हो। यूएनओ में ये बात उठाई जाती है, किंतु भारत एक बात कहता है कि जब तक आप आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाएं क्यों नहीं हटाई, हमने तो हमारी सेना हटा ली, आपने क्यों नहीं हटाई। जनमत संग्रह बात की बात है और वो अपनी सेना नहीं हटाता और ये जनमत संग्रह होगा भी नहीं। और भारत का 2020 में कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया है पूर्ण रूप से, और उसके धारा जो 370 के तहत विशेष दर्जा था, 35A के तहत था, वो सब समाप्त कर दी गए। 1965 अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो गया। पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों ने भारतीय क्षेत्रों में आग घुसी और कच्छ के कई भागों पर अधिकार कर लिया। कच्छ के रण में उत्पात के साथ साथ पाकिस्तान ने कश्मीर पर भी घुसपैठ प्रारंभ कर दी। यह घुसपैठ पूर्व योजनाबद्ध थी। चीन की सहायता से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षित किया गया। योजना के अनुसार छापामार दस्ता शत्रुओं से सुसज्जित होकर असैनिक वेश में कश्मीर में घुसने वाला था। कश्मीर में आंतरिक रूप से उत्पन्न एवं तोड़फोड़ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि योजना थी कि जिससे भारतीय सेना को कश्मीर से भागना पड़े, यानी भारतीय सेनाओं को कश्मीर से भगाना चाहते थे। पाकिस्तान का विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता छापेमारी में साथ देगी और सैनिक कश्मीर में घुस आए। पाकिस्तानी घुसपैठ के सदैव के लिए रोकने का विचार से भारत सरकार ने स्थानीय अधिकारों को निर्णय किया और एकजुट होकर पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर को हिस्से में आते। इसी बीच पाकिस्तान की नियमित सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार कर भारतीय भूभाग पर आक्रमण कर दिया और पूर्ण रूप से युद्ध प्रारंभ हो गया। 1965 में सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित कर भारत पाकिस्तान दोनों से अपील की गई कि युद्ध विराम करें। 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों के मध्य युद्ध बंद हो गया। भारत को युद्ध में 750 वर्ग मील भूमि मिली, यानी उसने आगे बढ़कर पाकिस्तान की भूमि पर अधिकार कर लिया। जब पाकिस्तान की 210 वर्ग मील भूमि मिली, लेकिन भारत पाक के संबंध अति कटुपूर्ण हो गए और अंतिम परिणति थी ताशकंद समझौता। सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकंद में आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 में यह सम्मेलन आरंभ हुआ। इस सम्मेलन के प्रत्ययों से 10 जनवरी 1966 में प्रसिद्ध ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्ष, इसकी शर्तें क्या थी? दोनों पक्ष जोरदार प्रयत्न करेंगे कि घोषणा पत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसियों संबंध निर्मित हो। वे एक संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अंतर्गत पुनः दोहराते हैं कि बल प्रयोग का सहारा न लेंगे, विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे। दूसरा, दोनों देशों के सभी सशस्त्र सैनिक 25 फरवरी 1966 में पूर्व इस स्थान पर चले जाएंगे जहां 1965 में थे। दोनों पक्ष युद्ध विराम संधि का पालन करेंगे। दोनों परस्पर संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के अंदर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होने वाले प्रचार को निरुत्साहित करेंगे, यानी एक दूसरे के विरुद्ध जो प्रचार कर रहे हैं वो उसको निरुत्साहित करेंगे। दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध पुनः सामान्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। दोनों देश एक दूसरे के उच्चायुक्त अपने पदों पर वापस भेजे जाएंगे। दोनों देशों के मध्य आर्थिक और व्यापारिक संबंध पुनः सामान्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। दोनों देश युद्ध बंदियों को प्रत्यावर्तित करेंगे, एक दूसरे की हस्तगत की हुई संपत्ति को वापस भी करेंगे। दोनों देशों की संधि से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर अन्य स्तरों पर आपस में मिलते रहेंगे, यानी दोनों के अधिकारी आपस में मिलते रहेंगे। यद्यपि इस समझौते के कारण भारत को वह सब प्रदेश पाकिस्तान को देने पड़े जिस पर अपार धन और जन हानि उठाकर प्राप्त किए गए थे। यह समझौता निश्चित रूप से भारत पाकिस्तान संबंधों में एक शांतिपूर्ण मोहन आने का प्रतीक बन गया, क्योंकि भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और वो भी इस समझौते के माध्यम से वापस उन्हें लौटा दिया। अपार पैसा खर्च हुआ, अपार लोग मारे गए, किंतु भारत ने यह सोचा कि चलो अब तो शांति स्थापित होगी, किंतु वह शांति स्थापित नहीं। भारत पाक युद्ध 1971 यानी 1971 में 5-6 साल बाद वापस युद्ध छिड़ गया। पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता जा रहा था, यानी पाकिस्तान यही नहीं था, ये इधर का जो बांग्लादेश था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये पहले पाकिस्तान ही था। अब भारत के विरुद्ध उसने क्या चाल चली? इधर से भी युद्ध भड़काओ, उधर से भी युद्ध भड़काओ। हो गया। पाकिस्तान पूर्णतः मुजीब के साथ था।
यहाँ खान ने बंगालियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए। पूर्वी बंगाल के घोर अत्याचारों से घबराकर सामान छोड़कर जाने हेतु भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे, यानी भारत में आने लगे। 10,000 शरणार्थी प्रतिदिन भारत आने लगे। शरणार्थियों की संख्या भारत में 1 करोड़ तक पहुंच गई। इस समय 2 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी कर दी। हवाई अड्डों पर बम वर्षा की 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह के जनरल नियाजी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोरा के उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी भारत ने भी कोई पीछे नहीं हटे और भारत ने भी वापस आक्रमण कर दिया और नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश को स्वतंत्र हो गया और भारत से एक तरफा युद्ध विराम कर दिया, यानी भारत ने एक तरफ से युद्ध विराम कर दिया। भारत ने इस युद्ध में 6,000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया, यानी पूरी 6,000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तान के जनरल यहाँ खान ने स्थान पर सत्ता जुल्फिकार खान अली भुट्टो के हाथ में आ गई, यानी वहाँ पर सरकार परिवर्तन हो गई। भुट्टो और श्रीमती गांधी के मध्य पत्र व्यवहार हुआ, यानी इंदिरा गांधी के मध्य पत्र व्यवहार हुआ। 28 जून 1972 में शिमला में दोनों देशों के मध्य एक वार्ता तय हुई। 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के मध्य एक समझौता हो गया, जिसे शिमला समझौता के आलोचकों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के समक्ष आत्मसमर्पण था। भारत ने सैनिकों ने जिस युद्ध के मैदान में जीता उसे भारत की कूटनीति ने शिमला में खो दिया, यानी भारत ने जिसे शिमला के मैदान में जिसे युद्ध के मैदान में जीता था शिमला सम्मेलन में, उसको खो दिया। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के मध्य ये जो लड़ाइयाँ हैं चल रही है। कारगिल युद्ध हो गया, उसके बाद फिर भी नहीं माना, कभी पुलवामा हमला कर देता है, कभी क्या कर देता है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये जो पड़ोसी है कितना ही रिलायबल हो गए भारत देशवासी, किंतु वह अपने जो बार बार घुसपैठ भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, इससे बात नहीं। नेक्स्ट ये हो गया भारत कश्मीर समस्या। अब बात करेंगे जूनागढ़ भी हो गया, कश्मीर भी हो गया। अब शरणार्थियों की समस्या, यानी भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो भारत से कुछ मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे या जो भी जाना चाहते थे, और पाकिस्तान में जो हिंदू है वो अगर भारत आना चाहते थे, अब आना चाहते थे आकर रहेंगे कहाँ, क्या करेंगे, व्यवस्थाएं क्या होगी, ये भी एक समस्या थी। यानी बंटवारे से उत्पन्न समस्याएं थी। तो एक तो हैदराबाद जूनागढ़ कश्मीर हो गए। अब है शरणार्थियों की समस्या। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाए, यानी पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिमों को लड़वाया, जिसे हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत भागकर आ गए, यानी बहुत से लोग हैं ना भागकर भारत आ गए। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन और इज्जत सुरक्षित नहीं था, यानी हिंदुओं का जीवन और इज्जत सुरक्षित नहीं था। बलात्कार, मारकाट, ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिसकी भारत में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिससे भारत में प्रतिक्रिया होना जरूरी, उनकी स्वाभाविक था। यहाँ भी कई स्थानों पर दंगे हुए, मुसलमान भागने लगे और भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार उनकी रक्षा करती थी, परंतु पाकिस्तान की सरकार ने हिंदुओं की रक्षा नहीं की। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में विस्थापित पाकिस्तान से आए उतनी ही बड़ी संख्या में भारत में पाकिस्तान नहीं गए, यानी जितने भारत आए उतने पाकिस्तान नहीं गए। यानी हिंदू जितने भागकर भारत में आए उससे तो ज़्यादा मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गए। बाद में भी पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी अनवरत आते रहे, यानी आज भी आ रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान में हिंदू परिवार रह रहे हैं वो आज तक आ रहे हैं 2020 तक, और आगे भी आते रहेंगे शरणार्थी। ये शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी ज़मीन और संपत्ति छोड़ आए थे। भारत ने पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसे वह देने में आनाकानी करता रहा। शरणार्थियों की समस्या आज भी बनी हुई है। जब भी पाकिस्तान में सांप्रदायिक अत्याचार होते हैं, हिंदू अल्पसंख्यक भारत की ओर भाग खड़े होते हैं। यानी जब जब वहाँ पर सांप्रदायिकता की बातें होती है, वहाँ के जो हिंदू परिवार है वो अपनी संपत्ति छोड़कर भारत में आ जाते हैं। क्लियर? तो ये शरणार्थियों की भी समस्या है। अगला है जल बंटवारा। पंजाब में राजनीतिक विभाजन के कारण नहरी पानी या जल बंटवारा विवाद उठ खड़ा हुआ। यह पानी आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय बनाई गई थी, ये पानी की जो व्यवस्था है उस समय बनाई गई थी जब विभाजन का विचार किसी के मस्तिष्क में नहीं था। यानी किसी ने ये बात नहीं सोची थी कि इस तरह से हम बट जाएंगे। उससे पहले जो नहरें निकाली गई, पानी की व्यवस्थाएं की गई, तो भारत के लिए की गई, किंतु जब बंटवारा हो गया तो इन चीज़ों को लेकर भी इशू हो गया।
जब विभाजन का विचार किसी के मस्तिष्क में न था, विभाजन के कारण नहरों के पानी का असंतुलित विभाजन हो गया, यानी नहरों का पानी का विभाजन जो असंतुलित हो गया। पंजाब की 5 नदियों में से सतलज, रावी दोनों देशों के मध्य बहती थी, यानी ये 2 नदियाँ थी वो दोनों देशों के मध्य बहती थी। झेलम चिनाब पाकिस्तान के मध्य और ब्यास पूर्णतः भारत में बहती थी, परंतु भारत के नियंत्रण में थे वे तीनों मुख्यालय आ गए जिनमें दोनों देशों की नहरों का पानी की पूर्ति की जाती है, यानी वह मुख्यालय आ गए जहाँ से इनकी आपूर्ति की जाती है, यानी हेडक्वार्टर आ गए। पाकिस्तान ने पंजाब और सिंध प्रदेशों की सिंचाई के लिए इन नहरों पर ही आश्रित था, यानी पाकिस्तान में जो पंजाब था वह सिंचाई के लिए इन नहरों पर ही आश्रित था। पाकिस्तान को यह आशंका प्रारंभ से ही थी कि भारत जब चाहे पानी बंद करके उसकी जनता को भूखे मार सकता है। अतः विभाजन के तुरंत पश्चात से ही नहरी पानी को लेकर दोनों देशों के मध्य समस्या उत्पन्न हो गई। 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलीयेंथल ने इस समस्या को राजनीतिक स्तर से हटाकर तकनीकी और व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी। इसके लिए विश्व बैंक की मदद लेने की सिफारिश की। 1951 में विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजिन ब्लैक के मध्यस्थता स्वीकार किया गया। यूजिन ब्लैक और उसके बाद में मिस्टर इलिप के सहयोग से वर्षों तक बातचीत चलने के उपरांत 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच जल प्रश्न को लेकर एक समझौता हो गया। 1960 का सिंधु जल संधि कहते हैं, जिसे नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने स्वयं रावलपिंडी में हस्ताक्षर किए थे। 12 जनवरी 1961 को इस संधि की शर्तें लागू कर दी गई। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य यह झगड़ा शांत हुआ, यानी ये जो झगड़ा था ये भी शांत करना था, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था कि ये जो 2 नदियां हैं इनका दोनों का पानी यहाँ इधर आ रहा है, इनका हेडक्वार्टर भारत में है। अगर भारत जब चाहे यहाँ के लोगों को पानी बंद कर सकता है, उसे बगैर प्यासा मार सकता है, भूखे भी मार सकता है, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा। क्लियर। अगला है ऋण अदायगी का प्रश्न। क्लियर, ये तो हो गया जल बंटवारा, नहरों को पानी को लेकर। अगला है विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच कोई आर्थिक समस्याएं थी, यानी दोनों के मध्य कई आर्थिक समस्याएं थी। दोनों देशों के बीच आमदनी और कर्ज का बंटवारा एवं लागत धन के बीच संतोषजनक बंटवारा करना था, यानी आमदनी और कर्ज दोनों का बंटवारा होना था। मुद्रा के संबंध में निर्णय लेना था, यानी जो पैसे थे उसके संबंध में भी निर्णय लेना था। व्यापारिक संबंधों में तनातनी शुरू हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने तुरंत ही जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक समस्याओं में सबसे कठिन थी विस्थापितों की संपत्ति की समस्या, यानी जो उधर से छोड़कर भारत आ गए उनकी संपत्ति की समस्या भी थी। जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से संपत्ति छोड़कर आए थे उसका मूल्य 3000 करोड़ रुपए था, यानी जो भारत के जो हिंदू वहाँ रहते थे या हिंदू वहाँ जो रहते थे वो छोड़कर भारत आए तो उनकी संपत्ति की जो वैल्यू आंकी गई वो 3000 करोड़ थी। वो तो बहुत ज़्यादा रही होगी, किंतु बताई इतनी है। जबकि जो मुसलमान भारत से अपनी संपत्ति छोड़कर गए उसका मूल्य 300 करोड़ था, यानी बहुत कम। 1950 में नेहरू लियाकत अली समझौते द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों ने दायित्वों और लेनदारी के सामान को अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, परंतु सौजन्यवश भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सारे ऋणों का भार स्वीकार किया, यानी भारत का बड़प्पन था कि ब्रिटिश सरकार के जो ऋण थे भारत ने स्वीकार किए। इसके उपलक्ष्य में 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पाकिस्तान सरकार से मिलने थे और यह 5 वर्ष के लिए दिया जाना था, यानी 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 5 साल के लिए पाकिस्तान भी देगा। परंतु पाकिस्तान सरकार ने ऋण देने में टालमटोल करने लगी। दूसरी ओर भारत ने 55 करोड़ रुपए रक्षा संग्रह के पाकिस्तान को देने थे। गांधी जी ने दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध बनाने में यह रकम सरकार ने पाकिस्तान को दिलवा दी, यानी गांधी जी ने जो पैसे थे वो दिलवा दिए। जबकि नेहरू और पटेल का मत है कि रुपया पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए और उस समय कश्मीर में युद्ध चल रहा था। नेहरू और पटेल का विचार था कि धन का उपयोग पाकिस्तानी अधिक हथियार खरीदने के लिए करेंगे, किंतु गांधी जी ने दिलवा दिए और भारत को भले वो 300 करोड़ रुपए जो प्रतिवर्ष 5 साल के लिए दिए जाने थे वो मिले नहीं मिले एक अलग विषय, या कहाँ मिले पता नहीं। नेक्स्ट अब बात करेंगे, ये हो गया आपके भारत पाक संबंधों और विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। इसका जो अगला टॉपिक है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। आप सभी को यह निश्चित रूप से समझ में आया होगा भारत पाकिस्तान के मध्य जो संबंध है उसमें जो समस्याएं हैं, तो सबसे पहली थी विभाजन से संबंधित समस्याएं जिनको हमने देखा और इस मैप के माध्यम से भी समझा। और अब इसके आगे वाली क्लास में इसके आगे की बात करेंगे, जिसमें थी
भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, वो सेकेंड, और उसके आगे हम और समस्याओं का अध्ययन करेंगे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।